अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज हसन मुनी, फाउंडर न्यूट्रिटिक्स न्यूट्रिशन एकेडमी, पाकिस्तान प्रीमियर एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। और आज का हमारा सेशन है एमफिल गाइडेंस सेशन, जो के एमफिल एग्रीकल्चर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर जो बच्चे परसू करना चाह रहे हैं एमफिल, उसके मुतालिक आज की गाइडेंस होगी। और सेकेंडली ये कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या वे थ्रू हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए एक न्यूट्रिशन स्टूडेंट को। तो उन सारी पॉइंटर्स पे बात करेंगे। और उसके अलावा जो है आपका जो इसके अलावा यानी आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं रिलेटेड टू के, यानी वन ऑन वन सेशन अगर आपके हैं, कि अगर आप लोग जो मतलब अपने तौर पे पूछना चाह रहे हो कि शुड यू कंटिन्यू इन एमफिल और डू समथिंग एल्स, तो उन क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इस हवाले से जो है ना वो हमने आज इस पे डिस्कशन करनी है। और द फर्स्ट वन इज एमफिल एग्रीकल्चर के अंदर। आई गेस पहले हमें इस चीज़ पे बात कर लेनी चाहिए कि एमफिल करना ज़रूरी है या नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस टाइम पे पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। और when I overall seeing the academic integrity, study system और वो सारे मामलात को देखते हुए, मैं मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस इस इस्लाम में है कि जो है ना हम इसको मतलब बीइंग एग्रीरियन, मैं आपको जो है ना इस चीज में बेहतर गाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज शहादो ये है कि अगर आप लोग फील्ड में काम करना चाह रहे हो, फील्ड से मुराद है कि आप लोग यानी एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन अपना कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो एमफिल आपको सिर्फ डिले करेगा, आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसमें जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्पेसिफिकली जिस तरह आप बात करना चाह रहे हो कि यार सर हमने जो है ना वो क्लिनिकल डाइटिशियन बनना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, या एट द एंड हमारा गोल ये है कि हम एक क्लिनिक पे बैठ के या ऑनलाइन जो है वो हम डाइट प्लान वाली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो एमफिल जो है वो आपकी डिग्री ही काउंट होती है, आपको कोई बहुत ज्यादा मौके ओपन करके नहीं देते। ठीक है। पहली वजह तो ये है। तो अगर तो आप प्योर क्लिनिशियन बनना चाह रहे हैं तो डोंट गो फॉर एन एमफिल स्पेसिफिकली कहीं भी। मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि एग्रीकल्चर में या इधर उधर जो है ना वो आपने नहीं, लेकिन जहां भी आपका दिल है आपने एग्रीकल्चर जो है ना आपने एमफिल तब करना है अगर आप एकेडमिक साइड में आना चाह रहे हैं। पहली वजह। दूसरा, एमफिल के बाद शहजादो होगा क्या, आप एमफिल में आओगे, एमफिल के पहले 3 सेमेस्टर कोर्सेज होते हैं, वही कोर्सेज उसी तरह की चीजें जो कि आप बीएससी में करके आ चुके हो, और वही सारा एकेडमिक नॉलेज। ये एमफिल को स्पेशलाइजेशन डिग्री नहीं है। ठीक है। यूजुअली एमबीबीएस में क्या होता है कि जब वो 5 साल एमबीबीएस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उनको जो आगे की जो चीज होती है वो होती है स्पेशलाइजेशन। कि कोई हार्ट में कर रहा है, कोई किडनी की कर रहा है, कोई जो है वो फलां चीज इधर उधर की, यानी वो क्लिनिकल एक्सपर्टीज बेस्ड एमफिल या हायर स्टडीज होती हैं। आपकी न्यूट्रिशन की फील्ड के अंदर क्या होता है कि आप रिसर्चेज करते हो। रिसर्चेज भी कैसी होती हैं कि आप 3 सेमेस्टर पढ़ते हो, आगे जो चौथा सेमेस्टर होता है 4 मंथ्स का, उसमें आप बैठ के अपना कोई सर्वे, कोई बेसिक सी रिसर्च, कोई प्रोडक्ट छोटा मोटा बनाकर, तो आप अपना जो है वो एमफिल को सरशार कर लेते हो। अब इसमें यह है कि एमफिल जब करने आते हैं बच्चे, तो आते तो बहुत सारे रीजंस लेके हैं, लेकिन जब तक वो चौथे सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो 90% ऑफ देम आर लाइक कि बस हो जाए, किसी तरह हो जाए, कोई उल्टा सीधा काम करके जैसे मर्जी मैं करा दूं, ये जमा हो जाए मेरा थीसिस और मेरी डिग्री हो जाए। ठीक है। तो ऐसा जो रिसर्चर वाला जो एक जेन है ना कि मैं कुछ नया रिसर्च कर लूंगी या कर लूंगा, ये भी जेन जो है ये मार देता है हमारा सिस्टम। ठीक है। क्योंकि आपके पास एक तो पैसा आपने खुद लगाना है,
और दूसरा ये कि उस लेवल की सपोर्ट जो है वो यूजुअली नहीं मिलती। ठीक है, तो आपने इस चीज को भी अपने जेहन में रखते हुए एमफिल को करना है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि एमफिल जब आप करने आ रहे हो तो आपकी फी क्या है। फी आपकी इस टाइम पे पर सेमेस्टर मॉर्निंग की, यानी मॉर्निंग का मेरिट अभी तक आई गेस 3.5 जीपीए के साथ टेस्ट में कुछ 80 90 80 85 नंबर, 70 80 तक तो हों, 80 82 नंबर हों। लास्ट टाइम 95 तक भी गए हैं नंबर। ठीक है, तो इतने नंबर लिए जाएं, जीपीए 3.56 के पास पास हो, तो फिर मॉर्निंग में एडमिशन होता है। और मॉर्निंग की फीस 60 से 70 हजार के दरमियान में होनी है। इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। दूसरा, जब आपने जो ये है मॉर्निंग की, इवनिंग जो है उसकी फी जो है वो राउंड अबाउट उनमें 50 से 60 हजार रुपया एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो 70, और इसकी जगह आप क्या कर लेंगे, एक 10 एक 20 एक 30 तक भी हो सकती है। आपकी जो फी है वो शहजादो एक 20 एक 30 इतनी तो इवनिंग की है। और इवनिंग वालों का मेरिट भी 3+ जीपीए और टेस्ट में कुछ 70 नंबर 60 नंबर हो, तो फिर जाकर आपको जो है ना वो एडमिशन मिलता है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ पॉइंटर हैं एमफिल के, जो कि जिसको रेड फ्लैग्स कहते हैं। अगर ग्रीन फ्लैग्स की बात करें एमफिल करने की, तो वो ये है कि अगर आप बनना चाह रहे हो टीचर, लाइक लेक्चरार पोजीशन पे आना चाह रहे हो कहीं भी, तो फिर इट इज रिक्वायर्ड फॉर कि आप एमफिल हों, और इवन दैट पीएचडी भी कर लें तब भी, तो उस एक सिनेरियो में रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, तो वहां वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि एमफिल वाला कोई बंदा चाहिए हमें, तो वहां वहां आपको एमफिल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तीसरी कोई रीजन नहीं है एमफिल करने की। ठीक है, हायर आप डिस्टिंक्शन में आ जाते हो, जहां ये है कि बीएससी वाले को वो रख रहे हैं, वहां अगर आप एमफिल करके आ जाए तो आपको रखेंगे। ठीक है, लेकिन तीसरी ये रीजन नहीं है। ठीक है, क्यों, कहाँ, अगर आप क्लिनिकल डाइटिशियन की जॉब आती है तो आप जहां मर्जी देखने लिखा होगा या तो बीएस किया और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, बीएस इन एचएनडी 3 साल का एक्सपीरियंस, बीएस इन एचएनडी 3 साल का एक्सपीरियंस, मोस्टली जॉब इस तरह की। ठीक है, क्लिनिकल की जॉब्स अगर आप करते हो, तो एमफिल के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी अगर काम करने की है तो वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग साइड है मेनली। बाकी ये है कि अगर आप करना चाह रहे हो क्लिनिकल भी, तो वो अलाउड है। उसमें पर्क्स ये हो जाते हैं कि आपको कहीं अगर कोई कंपटीशन बहुत सख्त आ गया और वहां पर प्रेफरेंस किसी को चाहिए, तो फिर वो आप कर सकते हो। तीसरा एक रेड फ्लैग एमफिल का रह गया था पीछे, जॉब नहीं कर सकते आप। ठीक है, यानी जब आप एमफिल कर रहे हो तो आप कुछ और नहीं कर सकते। ऑनलाइन कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन दे रिक्वायर यू कि एक तो अटेंडेंस इशू बहुत ज्यादा है, आपने अटेंडेंस करनी पूरी है, और अब तो एग्रीकल्चर में वैसे ही बहुत इशू बन गया अटेंडेंस का। दूसरा ये कि आपने जॉब नहीं करनी, जो आपने चौथा सेमेस्टर तो सुबह से शाम आपको लैब में बैठना, नजर आए, काम करें ना करें नजर जरूर आए, तो ये सीन होता है। तो इसलिए जॉब तो बहुत ज्यादा औखा काम हो जाएगा कि अगर आप डाइटिशियन लगे हुए हैं कहीं पे, या मॉर्निंग टाइम पे कहीं जॉब कर रहे हो, तो फिर मसला होगा। हाँ, आप क्लिनिक पे बैठते हो शाम को 6 से या 4 से 8, या 6 से 8, 8 से 10, जो भी आपका टाइमिंग है, तो फिर इट्स नॉट नॉट एन इशू एट ऑल। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने जेन में पहले से रखनी है टू डू एन एमफिल। राइट, ताकि चीजें आपके पास क्लैरिफाइड हो, कर लें। लेकिन कोशिश ये करें कि आप एमफिल करो तो फिर या तो नियत से करो। हाँ, ये वही वही पॉइंट है कि डिस्टिंक्शन अलग से खड़े हो जाते हो रश से, लेकिन हमेशा आप पर एक एक्सपीरियंस बंदा बर्तरी हासिल कर जाएगा। एक ऐसा बंदा जिसके पास क्लिनिक का एक्सपीरियंस हो, वो हमेशा प्रेफरेबल ऑप्शन है उस बंदे से जिसने एमफिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है चीजें। अब करना तो है क्योंकि घर वाले कह रहे हैं, नहीं तो शादी हो जाएगी आपकी। ऐसे ही मसले मसाइल होते हैं लड़कियों का, देखो कितना ਅਸੀਂ दुआवां कर कर थक गए हैं, साड़ी हो नहीं रही, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ना करा देंगे है। तो सीन है। तो भाई ये बड़ा एक फैक्टर होता है फीमेल्स का कि वो एमफिल क्यों करने आती हैं, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि वेली बैठे शादी करा दें, या आपको वेलेपन का एहसास होता है तो शादी होने का डर होता है, आप एमफिल करने आ जाते हो।
तो मोस्टली तो इस वजह से आ रही हैं, तो आना है तो आ जाएं, कोई मसला नहीं है भाई, करें शौक से करें। अब मैं जो एक प्रेफरेबल ऑप्शन बताता होता हूँ वो शहजादो ये है कि अगर आपने एमफिल करना है तो काइंडली इतना लाजमी अपने माँ बाप पे रहम करें कि अपनी फीस खुद देने जोगे बन जाए, ठीक है। अब उसके लिए यू हैव 3 मंथ्स। डेफिनेटली एमफिल आपका सितंबर में स्टार्ट होगा, एंड जून जुलाई अगस्त, सितंबर का भी एक आधा हाफ कर लें, चलें पहले सेमेस्टर की वो दे दें, आगे आप खुद मैनेज कर लोगे। कोशिश ये करो कि आप लोगों की क्योंकि डिग्रीज हो चुकी हैं, अपनी ऑनलाइन इमेज को इस तरह से इस्टेब्लिश करो, अपनी डाइटिशियन इमेज को इस तरह से इस्टेब्लिश करो कि कम से कम अपनी फीस खुद दे सको, ठीक है। कहीं से निकालो, 50% कर लो। मैंने एमफिल किया, मैं 50% पे अपनी फीस खुद देता था, 50% जो है मैं मेरी मदर पे करती होती थी अलॉन्ग साइड मी। तो कम से कम इतना को आसरा कर दो, फिर जो है ना एमफिल करने का मजा भी आता है, और फिर आप प्रॉपरली जो है ना वो चीजों को लेके भी चलते हो। और यानी ये है कि आपका वो जो एक रिग्रेट होना है ना 2 साल बाद एमफिल करने के, वो नहीं होगा। बिकॉज ड्यूरिंग दैट एमफिल आपने अपना काम भी किया, आपकी प्रोफेशनल इमेज भी बनी, और आप बीइंग अ डाइटिशियन एस्टेब्लिश भी हो गए, पार्ट 1। पार्ट 2 आपने एमफिल भी कर लिया तो डिस्टिंक्शन भी आ गई। नाउ यू हैव एन एस्टेब्लिश्ड इमेज, जो कि ऑफिशियल तो नहीं, ऑफिशियल से मुराद है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जॉब, जो कि आती ही नहीं है जॉब्स, खैर, लेकिन चलो जब भी आई तो वहां तो नहीं। लेकिन अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आपने एज अ डाइटिशियन बैठना है 2 घंटे की स्लॉट के लिए, 4 घंटे की स्लॉट के लिए, तो आपका वो जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, आपकी जो ऑनलाइन एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी एक ऑनलाइन प्रोफेशनल इमेज है, दैट विल बी इनफ टू टू प्रेजेंट यू ओवर देयर कि हाँ भाई ये एक काम का बंदा है। तो यस, यू कैन गो फॉर इट। तीसरी चीज ये है कि जब आपकी ऑनलाइन इमेज स्टैब्लिश हुई होगी और आप प्रॉपरली उसको करोगे, तो हॉस्पिटल पे तो पेशेंट आता कोई नहीं है। हॉस्पिटल जब पेशेंट नहीं ना आता, तो फिर आप क्या करते हो, आपका जो पेशेंट है वो ऑनलाइन बैठा होता है, आप हॉस्पिटल क्यों बैठते हो? इमेज के लिए। मोस्टली जो छोटे लेवल की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल स्टार्ट की, इमेज की, कि अगर आप आपके पोर्टफोलियो में लिखेंगे क्लिनिकल डाइटिशियन एंड फलां हॉस्पिटल, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो वो आपको प्लस पॉइंट तब मिल जाएगा कि एमफिल भी किया हुआ है, 2 साल से काम भी कर रही हैं फील्ड में, अब हॉस्पिटल बैठना चाह रही हैं, वो अलाउ करेंगे, आपने उनको कन्विंस ही करना है। जब आप हॉस्पिटल बैठ गए, आपकी क्रेडिबिलिटी 10 से 100 पे चलेगी, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है टू डू एन एमफिल, ड्यूरिंग वाइल चूजिंग टू डू एन एमफिल। अब अब आपका टेस्ट है, आपने अप्लाई तो कर ही दिया सारों ने, तो टेस्ट के हवाले से मैं अब आपको गाइड कर देता हूँ। टेस्ट के हवाले से गाइडेंस ये है कि आपके जो टेस्ट है ये 100 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू होंगे। 65 एमसीक्यूज हैं वो आपके न्यूट्रिशन के आते हैं, और 25 35 एमसीक्यूज हैं वो आपके एनालिटिकल के होते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास ये जी, एक तो हमारा निफ्सेड का क्वेश्चन बैंक है। 70 70 एमसीक्यू, अगर पेपर आसान बनाना है ना उन्होंने, तो 70 एमसीक्यू यहीं से उठा के दे देने हैं, ठीक है। 70 60 70 एमसीक्यू, ये 1000 एमसीक्यूज हैं, इसी में से उठा के दे देते हैं एज इट इज, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो वो तो अगर उन्होंने पेपर आसान देना है, अगर ओखा देना है, तो फिर उसके हवाले से IYCF है, प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन है, फंक्शनल फूड्स हैं, यानी आपके डिफरेंट ऐसे अजीबोगरीब से सब्जेक्ट होते हैं, जो कि उनमें से फिर जो है ना वो मैटर, यानी पेपर जो है वो फिर ज्यादा आता है। दूसरा ये भी मैटर करता है कि कौन से टीचर ने पेपर बनाया हुआ है। जैसे हमारे अल्लाह रखा सर हैं, वो फूड के हैं, यानी फूड, फंक्शनल फूड के हैं, तो अगर उनका पेपर आता है तो ज्यादा फंक्शनल फूड से आता है। अगर मैम सारा पेपर बनाती हैं हमारी, तो वो IYCF और प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन को ज्यादा टारगेट करती हैं। अगर सर कामरान बनाते हैं तो वो फिर टारगेट करते हैं डिजीजेस को, डाइटेटिक्स को, ठीक है। तो आपने एक ओवरऑल थोरो स्टडी करनी होती है मेजर सब्जेक्ट्स की, माइनर की नहीं, मेजर में से। तो आपका जो मेजर पोर्शन है, यानी 65 एमसीक्यू, वो आपके HND से आने हैं, और वो आपने प्रिपेयर करने हैं यहाँ से, विटामिन मिनरल, उसके अलावा आपके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो इसमें आपके आने हैं, राइट। तो ये है आपका ओवरऑल, यानी HND का पोर्शन। अब इसमें मैंने मल्टीपल चीजें रखी हुई हैं। अगर आप, सॉरी मेरी स्क्रीन आई गेस आपको शेयर नहीं हो रही होगी, अब होगी। तो ये निफ्रेड का क्वेश्चन बैंक है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये।
1000 MCQs हैं, आपने ये कर लेने सबसे पहले, और सबसे मेजरली तो आपने ये करने हैं ना। उसके अलावा मैंने कुछ और फाइल्स तैयार की हैं। फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल के कुछ बनाए हुए हैं, कुछ न्यूट्रिशनल स्टेटस के बनाए हुए हैं, विटामिन मिनरल के बनाए हैं, लाइफ साइकिल के बनाए हुए हैं। इसके अलावा आपके शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, IYCF के हैं, प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन है। और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिशन के जो है ना वो आपने टॉपिक्स को कवर कर लेना होता है। और उसमें से आपके मोस्टली MCQs हो जाते हैं। जो असल में टाइम टेकिंग काम होता है ना, वो होता है आपका एनालिटिकल पोर्शन। और ये भी मोस्टली डिसाइड कर रहा होता है कि आपका एडमिशन होना है कि नहीं होना। क्योंकि ये आपके 35 MCQs होते हैं, 35 MCQs। और ये 35 MCQs होते हैं अजीबो गरीब से। अजीबो गरीब से मुराद है कि इसमें आती है इंग्लिश, मैथ, स्टोरी। ठीक है। जैसे ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड। 18 इंच से 2 यार्ड का क्या रेशो बनेगी। तो पहले आप 2 यार्ड को इंचेस में कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए एक यार्ड में कितने इंचेस होते हैं। और फिर उन दोनों को डिवाइड करके उनकी रेशो निकाल लोगे। अगर एक ट्रेन ट्रेवल करती है, ट्रेवल माइल इन 1 मिनट, के एक मील 1 मिनट में ट्रेवल करती है, हाउ मेनी मील विल ट्रेवल इन 1 आवर्स। तो एक, वो कहता है कि 1 से ज्यादा मिनट लगता है उसको 1 माइल कवर करने में। तो आप ये बता दें कि उसे जो है वो 1 घंटे में वो कितना सफर तय करेगी। तो भैया अब आपने बताना है कितना सफर तय करेगी। अगर आप 20 रखते हैं, फर्ज कर लें आप 50 माइल रखते हैं, तो ये 1 मिनट से कुछ थोड़ा सा ज्यादा बनता है। ठीक है। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 30 माइल्स का मतलब है 2 मिनट। नहीं, कि ये आप बार अभी टाइम नहीं है। तो मैं अगर आपको वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा पेपर पे, तो डेफिनेटली इट विल बी एन इजियर थिंग टू डू। मैंने अभी ये चीजें आपको समझाने के लिए नहीं, सिर्फ गाइडेंस सेशन है। तो अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि वो कहता है कि 1 से ज्यादा मिनट में वो ट्रेन ट्रेवल करती है 1 मील। तो इसका मतलब है कि घंटे में वो कितना करेगी। तो 60 तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक, अगर तो 1 मिनट में 1 मील करती तो 60 मिनट में 60 मील करती। अब 1 से ज्यादा मिनट में सारी ऑप्शंस नीचे उसने दी हुई हैं। ठीक है। तो ये अब आपने उसके हिसाब से डिसाइड करना है। 30 माइल्स का मतलब है कि 2 मिनट में कर रही है, लेकिन उसने उसको फिर दो लिखना चाहिए था, उसने कहा 1 से ज्यादा मिनट। 20 माइल का मतलब है कि 2 से भी ज्यादा। तो बहरहाल उस हिसाब से 2 से भी ज्यादा मिनट में 1 मील कर रही है, तो वो ऑप्शन भी आपकी निकल जाती है। तो दो बचती हैं, 50 और 40 वाली। अब इसमें जब आप फर्दर कैलकुलेशन करते हो, तो आप इसमें 40 मील पर जो है ना वो उसके आंसर पे आ जाओगे। ठीक है। कहते हो तो करके दिखा देता हूँ। मतलब एक कंप्लीट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये आपकी यानी रीजनिंग है ना, अभी बैठ के आप सोच रहे हो। अभी भी आपके पास जिस तरह 50 मील और 40 मील की दो ऑप्शन पड़ी हुई हैं। अब आप लिखते हो कि यार अच्छा, 1 मिनट में, 1 से ज्यादा मिनट में अगर वो 1 मील कवर कर रही है, ठीक है, तो 60 मिनट में अगर वो, मैं 50 ऑप्शन लिखता हूँ, 50 मील। ठीक है। 50 मील का मतलब है कि 50 मिनट तो सीधे सीधे लगे ही लगे। पीछे बचे 10, 10 मिनट बच गए ना। तो 10 का और 50 का कंपैरिजन भी करना है, 10 में 40 का, यानी जो थोड़ा सा टाइम ऊपर है ना, वो आपने काउंट करना होता है। तो उस हिसाब से आप फिर डिसाइड करते हो। बहरहाल वो जब मैं ना इसकी वीडियोस जो है वो आपको शेयर करूंगा, और वो आपके लिए इजी हो जाएंगी इसको इन सारी चीजों का करना। ठीक है। ये है वो क्वेश्चन बैंक। जिस तरह आपका 1000 MCQs का क्वेश्चन बैंक है, उसी तरह का ये भी एक क्वेश्चन बैंक है। ये 450 MCQs है। और इसका चांस ज्यादा होता है कि 90% जो आपके 35 MCQs है ना, उसका 90% पोर्शन यहीं से आता है। ठीक है। तो ये जो है वो आपने, हाय हाय, आपने करना है। ठीक है। इनकी आपने प्रेपरेशन जो है वो अलग से करनी है। ये दो पोर्शन है जो कि आपके एमफिल के टेस्ट के होंगे, और आपने इनको कवर करना है कैसे। अब ये एक पार्ट है, ये है मैथमेटिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं, यानी ये हमारी आगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है। दूसरी आपकी आती है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है कि जो है ना वो आपको सिनेरियो दिया जाता है कि अ लेजिस्लेटर, एक कानून बनाने वाले ने प्रपोज किया है कि कम्युनिटीज जो है ना, देयर फोर बी रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट फिल्टरिंग सिस्टम एंड टू रीच द टारगेट ऑफ फिल्टरिंग 50% ऑफ ऑल टैप वाटर विद इन 5 ईयर। कि वो कहता है कि एक कानून साज ने कहा है कि जो कम्युनिटीज हैं, यानी जो मोहल्ले हैं,
इनके पास क्या होना चाहिए कि इनके पास फिल्टरिंग सिस्टम होना चाहिए टू रीच द टारगेट ऑफ 50% ऑफ ऑल टैप वाटर विद इन 5 ईयर। और इतने फिल्टरिंग सिस्टम इनके पास इनको लगाने चाहिए कि 5 साल के अंदर अंदर जो जितना भी पानी हम पी रहे हैं उसका कम से कम 50% फिल्टर होना शुरू हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली कॉल इनटू एक्शन द एडविजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। तो वो कहता है कि अगर इनमें से फॉलोइंग ऑप्शन में से इफ ट्रू कौन सी बात अगर सच हो जाए, मोस्ट सीरियसली कॉल्स इनटू एक्शन, कॉल्स इनटू क्वेश्चन द एडवाइजेबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। कि कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब है कि वो एतराज आ जाना उस पे, ठीक है। एग्जिस्टिंग फिल्टर प्रोग्राम हैव बीन प्राइवेट एंड वॉलंटरी विद सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो अब आपने अपनी रीजनिंग वहां पे ये सोचनी है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि इसको बेस्ट सूट करती है और इस आर्ग्यूमेंट को, यानी ये क्वेश्चन यूजुअली ये होते हैं कि या तो इस आर्ग्यूमेंट के हक में कौन सी ऑप्शन है या इसके खिलाफ कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने उसका आंसर जो है उस हिसाब से देना है। रट्टा भी मार सकते हो क्योंकि ऑप्शन जो दी हुई है वही आपकी ऑप्शन राइट होती है। ठीक है। अब अगर आप देखते हो एग्जिस्टिंग फिल्टरिंग सिस्टम प्रोग्राम हैव बीन प्राइवेट एंड वॉलंटरी विद सिटीजन पार्टिसिपेशन रेंजिंग फ्रॉम 25% कम्युनिटी टू 75% इन अदर। कोई रिलेशन नहीं है इसका ऊपर वाली बात से, सिस्टम ही नहीं है। एग्जिस्टिंग फिल्टर सिस्टम प्रोग्राम हैव बीन रिकरेंट डिफिकल्टी सेलिंग देयर फिल्टरिंग सिस्टम। कई फिल्टर सिस्टम का बात नहीं आई, इदारों की कंपनीज की बात नहीं आ रही, कम्युनिटीज के हवाले से बात कर रहे हैं हम। और कम्युनिटी के अंदर फिल्टरिंग सिस्टम और टैप वाटर की बात कर रहे हैं। Privately, usually because the quantities filtered are too small to be affordable for some other for most families. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। Some of the material filter out of the water are material that can be used for other purposes. तो बहरहाल इस तरह आप इसको समराइज करके आप इसका आंसर जो है ना वो फाइंड करते हो। और इसकी या तो पूछा जाता है कि इसके हक में या इसके खिलाफ आपने जो है ना वो बात करनी है। जैसे वो कहता है विद ट्रू कास्ट डाउट ऑन द क्लेम दैट मोस्ट पीपल रीड बुक दे परचेज। मैनी पीपल डू नॉट रीड बुक दे परचेज। बहुत सारे लोग जो हैं वो किताबें जो खरीदते हैं वो वो उसको पढ़ते नहीं है। जैसे कि 17% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट पाकिस्तान हैव टेक्स्ट बुक बट ओनली 45% ऑफ देम रीड मोर देन वंस अ ईयर। वो कहता है कि 17% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जो है ना उनके पास किताबें हैं कॉलेजेस की, लेकिन उन 17% में से 45%, ठीक है, यानी ये तकरीबन बनते हैं आपके 8 लोग, 7 8 लोग। वो कहता है कि सिर्फ वो जो है 17 में से 8 लोग जो है ना वो पढ़ते हैं किताब को वंस अ ईयर। एंड ओनली 17% रीड मोर देन वंस अ वीक। और बहुत सारे और सिर्फ 17% से ज्यादा लोग हैं जो कि किताब को हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू कास्ट डाउट ऑन द क्लेम दैट मोस्ट पीपल रीड बुक दे परचेज। रेगुलर बुक रीडर आर मोर ससेप्टेबल टू आई डिजीज। कोई कंसर्न नहीं है इसका। रीडर ऑफन एग्जेजरेट अबाउट देयर बुक रीडिंग। ऐसा कोई सिनेरियो ऊपर वाले से हम मैच नहीं कर रहे। मेनी पीपल बुक बाय बुक टू प्रिटेंड देमसेल्फ एज अ स्कॉलर। ठीक है। द सेल ऑफ नॉवल इज मोर देन दैट ऑफ अदर टाइप। नॉवेल्स का कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पर बुक में ऐड हुआ हुआ। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू कास्ट डाउट ऑन द क्लेम दैट मोस्ट पीपल रीड बुक दे परचेज। कि अगर फॉलोइंग में से कोई ऑप्शन सही हो जाए तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको आप चूज करो और वो ये क्लेम को गलत साबित कर दे कि लोग किताबें खरीदते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, लोग किताबें खरीदते भी हैं, अगर खरीदते हैं तो पढ़ते भी हैं। तो ये क्लेम है ना कि खरीदते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो कहता है कि कौन सी फॉलोइंग बात ऐसी है जो कि इस क्लेम को गलत कर देगी। तो रीडर ऑफन एग्जैजरेट अबाउट देयर बुक रीडिंग, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है उसके साथ। अगर आप डायरेक्ट आंसर वाली ऑप्शन पे आते हो, मैनी पीपल बाय बुक, बहुत सारे लोग खरीदते ही किताबें इसलिए ताकि वो स्कॉलर लग सकें। भाई 10 किताबें घर में, मेरे घर में, मेरी बजाते खुद मैं अपनी मिसाल दूं, मेरे घर में इस टाइम पे कम अज कम भी 700 से 800 किताब पड़ी हुई है, ऐसे अलमारियों में लगी हुई। 700 से 800 किताब। मैं आपको कमरे के अगर दिखाऊं तो कमरे में जिस तरह लाइब्रेरी में अलमारियां बनी होती है ना, मेरे घर में इस तरह अलमारियां बनी हुई हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आई रीड दो, मुझे नहीं पता, मैं 4 भी नहीं पढ़ी होंगी उसमें से। ठीक है। बहरहाल मेरे वाले साहब उसको स्टडी करते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी अगर बात करता हूँ मैं किताब नहीं पढ़ रहा। लेकिन अगर कोई घर में आए
और ऑनेस्ट बात है कि मेरे वालिद साहब अगर घर बैठे हो ना, मैं कहूँ यार इन्ना खलारा पाया तुम अब्बा जी, किताबों को तो बस सारे पासे। वट वॉज हिज फर्स्ट स्टांस, नॉट कि मैं इसको पढ़ता हूँ, द फर्स्ट स्टांस वाज कि जब लोग घरों में आते हैं तो किताबों का रो पड़ता है उनपे। किताबें देखकर ना ऐसे पता लगता है कि पढ़ी लिखी फैमिली है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बाय बुक टू प्रिपेयर देमसेल्फ एज अ स्कॉलर। ठीक है, तो अगर ये बात है, वो कहता है कि यही वो बात है जो कि क्लेम को गलत साबित करेगी। कौन से क्लेम को गलत? कि मोस्ट पीपल रीड बुक दे परचेज। तो अल्टीमेट बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये बात को सच मान लें कि ज्यादातर किताबें लोग इसलिए किताबें खरीदते हैं तो कि ताकि वो पढ़ सकें, तो उसके खिलाफ बात क्या हो जाएगी कि ज्यादातर किताबें सिर्फ इसलिए खरीदी जाती है ताकि वो स्कॉलर लगें। तो इस तरह से ये आपकी होती है वर्बल रीजनिंग। ये थोड़े होते हैं, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपके नहीं आते, लेकिन अगर आप इसका आसान हल ये कि रट्टा इसका आसान लग जाता है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैंने रीजनिंग दी है तो आप डायरेक्ट आंसर पे जाओ, उसकी रीजनिंग जेन में रख लो, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड दैट, और पेपर में भी आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा आंसर जो है वो इसमें लगाना है। आपकी थर्ड है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग यही होती है आपकी जिसमें आपके सिनोनेम है, एंटोनेम है, आपके ग्रामर मिस्टेक्स आ जाती हैं, वो सारी आ जाती हैं। ही इज इनडिफरेंट टू फेम एंड फैमिली, फेम एंड मनी, कि उसको पैसे और शोहरत की कोई परवाह नहीं है। ही परस्यू रिसर्च जस्ट एज एमेच्योर साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट के तौर पे जो वो रिसर्च को कंटिन्यू करना चाह रहा है। ठीक है, तो आपने पूरा सेंटेंस पढ़ना और उसके मुताबिक हो सकता है ही इज रनिंग फॉर फेम एंड मनी, ये भी चल सकती है ऑप्शन। ठीक है, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर फेम एंड मनी, बात ये भी ठीक है। लेकिन आपने अगले सेंटेंस के मुताबिक सोचते हुए ऑप्शन लगानी है कि यहाँ पर कौन सी इंग्लिश की ऑप्शन है जो कि बेस्ट सूट करेगी और बेस्ट फिक्स की जा सकती है। मुल्तान हैज अ वेरी हॉट क्लाइमेट, तो इस तरह की ग्रामर की आ जाती है। देन आपकी अगेन ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ गई है, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। एनालिटिकल रीजनिंग, एक एनालिटिकल रीजनिंग होती है ये, 9 लोग हैं, ये 9 लोगों की मिसाल दी हुई है। आगे उन्होंने कहा दिया कि ये 4 सिनेरियोज हैं, आपने अब बताना है, अब आपने 5 सवालों के जवाब देने हैं इस सिनेरियो की बेस पे। तो आप फिर उसको सॉल्व करते हो, कहीं लिखते हो, ग्राफ बनाते हो, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ठीक है, और 5 सवाल आपके एक ही सिनेरियो के ऊपर बेस्ड होते हैं, और आपने उसको आंसर करना है। तो ये सारे कोई वीडियोस जो हैं, अगर आप यूट्यूब पर जाते हो और आप सर्च करते हो अबाउट, मैं अगर आपको दिखाऊं, यूट्यूब पे आप चले जाओ, आप न्यूट्रोटिक्स का लिख लो, आप लिख लो, मैं आपको वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप लिख लो वहां पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से, एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से है। ये प्लेलिस्ट है बेटा, ये अगर आप देख रहे हो, ये पूरी प्लेलिस्ट है, मैं इसको अभी शेयर भी कर देता हूँ आपसे। तो ये वो रीजनिंग है जिसके अंदर जो है ना वो आपके तकरीबन 12 से 15 लेक्चर हैं। थोड़ी सी मैंने जब जब मैंने एमफिल की प्रेपरेशन की थी ना, जब मैंने खुद टेस्ट देना था, तब ही मैंने साथ साथ ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। जिस तरह मैं समझता जा रहा था मैं रिकॉर्ड करता जा रहा था। तो ये कोई 10-12 हैं। इनमें वो वर्बल रीजनिंग नहीं है, वो ग्रामर और वो सारा कुछ, लेकिन जो एनालिटिकल मैथमेटिकल पोर्शन है ना, जो सब औखा होता है वो सारा है। और ये जो 5-5 के सिनेरियोज है ना, जो 5-5 सवालों वाले सिनेरियो बेस्ड सवाल हैं, वो भी सारे उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहला लेक्चर आई गेस शेयर कर देता हूँ, तो मेरा ख्याल है बाकी भी आपको समझ आ जाएंगी। और ये है कि आप बाकी आपको वो प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। अगर ना हो तो मुझे बता देना भाई, मैं यहाँ से पता नहीं अब कहाँ से कॉपी होनी है। चलें, तो ये आपको जो है ना यहाँ से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और ये वीडियो से आपको प्रिपरेशन। लास्ट चीज ये है कि हम, अगर आप लोग वाकई न्यूट्रिटिक्स इज करंटली रनिंग डाइटिशियन इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जो कि 6 मंथ का प्रोग्राम है एमफिल से पहले, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कम से कम अपनी इमेज डेवलप करो, डाइटिशियन बनो, फिर आप एमफिल करते रहना। तो कम से कम उस ऑनलाइन प्रेजेंस को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि डिग्रीज हो चुकी हैं लेकिन स्टिल यू डोंट नो द बेसिक्स, डाइट प्लान कैसे बनाना है आपको, डिजीज बेस्ड डाइट प्लान कैसे बनाना है, तो मैं डाइटिशियन इंक्यूबेशन प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, जो कि इस आज 1-2 दिन तक उसको उसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी, उसके बाद इनरोलमेंट नहीं होगी। वही एम के 6 माह के अंदर अंदर आपको इनकम जनरेटिंग स्किल्ड प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है, जिसके पास मैक्सिमम नॉलेज हो। और वही जो कम्युनिटीज हैं 2-2 लाख रुपए में सिखा रही हैं बच्चों को कि आपने कैसे पैसे कमाने हैं, हम आपको वही जो है ना वो मिनिमम फी में विद न्यूट्रिशनल नॉलेज सिखा रहे हैं। वो सिर्फ कम्युनिटी सिखाती हैं कि जस्ट पैसे कैसे कमाने हैं। तो इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट प्रोग्राम, यू कैन कंसल्ट विद मी एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू।
अबाउट द प्रोग्राम के क्या है, कैसे अचीव आगे अंदर अंदर, वही एम।